खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत। मैं हूं शहजाद रजा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और गवर्नर पंजाब की आज मुलाकात हुई। गवर्नर पंजाब ने दोबारा इलेक्शन की तारीख देने से इनकार किया और कहा कि यह मुमकिन नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने आइन के तहत एक मुकर्ररा मुद्दत में इंतखाबात करवाने हैं, लेकिन अगर उसके पास वसाइल ना हो, उसके पास मतलूबा मैन पावर ना हो और साथ साथ एक माहौल ना हो, तो फिर ये इसका इनकाद मुश्किल है। क्योंकि बाकी जितने भी हमारे इदारे हैं, वफाकी इदारे हैं, सूबाई इदारे हैं या रियासती इदारे हैं, उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मुआवनत करनी है इंतखाबात के इनकाद के लिए। लेकिन अगर माजरत के साथ कि अगर इसमें मुमकिन ना हो कि अगर हम मुआशी मसाइल की वजह से या लॉ एंड ऑर्डर की वजह से अगर ये ना हम करा सकें, तो इसमें आइन ही एक रास्ता फराम करता है। आर्टिकल 254 जो ये कहता है कि अगर कोई काम जो अपनी मुकर्ररा मुद्दत पर होना है और वो ना हो सके और वो बाद में हो जाए, यानी कि अगर इंतखाबात 90 रोज़ में होने हैं और वो 90 रोज़ से ताखीर का शिकार हो, तो आइन का 254 एक रास्ता फराहम करता है। यह माजी में हो चुका है। जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत हुई तब भी इंतखाबात लेट हो गए, लेकिन इंतखाबात हो गए। तो किसी ने नहीं कहा कि ये आइन की कोई खिलाफ वर्जी हुई है, कोई आइन शिकरी हुई है, कि एक काम पाया तकमील को पहुंच चुका। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि क्या हम तैयार हैं या नहीं है, ये एक डिबेट चल रही है। और गवर्नर को पाबंद नहीं किया जा सकता कि वो लाजमी तौर पर जो है वो डेट दे। अगरचे लाहौर हाई कोर्ट ने गवर्नर पंजाब और पेशावर हाई कोर्ट ने गवर्नर केपी से ये बात उनसे मांगी है कि वो लिख कर बताएं कि इंतखाबात की वो तारीख कब दे रहे हैं और दे रहे हैं। लेकिन अगर गवर्नर क्योंकि उसे आईने पाकिस्तान के तहत एक इम्यूनिटी हासिल है जैसा कि सदर पाकिस्तान को हासिल है, तो अव्वल तो अदालत का एहतराम सब पर लाजिम है, हुक्म मानना चाहिए। लेकिन किसी वजह से, किसी तकनीक की वजह से, किसी आईनी वजह से या किसी और वजह से अगर गवर्नर साहब या सदर मुमलिकत साहब अदालत के फैसले पर अमल दरामद नहीं कर पाते या जवाब नहीं दे पाते, तो वो जो आजकल डिबेट और चली हुई है तौहीन अदालत लग सकती है, तो वो नहीं हो सकती कि गवर्नर और सदर पाकिस्तान इम्यून है। एक इशू हम और आज इस पर ज़रूर डिस्कस करना चाहेंगे कि जो मुआशी इस्लाहात हैं जिसमें नए टैक्सेस का नफाज भी है और बाकी दीगर चीज़ें हैं जिसको जल्दी हमने लेके आना है ताकि हमारे IMF प्रोग्राम का रिवाइवल हो, जिसके लिए वज़ीर ख़जाना और सदर मुमलिकत की एक मुलाकात भी हुई। इस पर हुकूमत चाहती है कि ऑर्डिनेंस के ज़रिए ये इस्लाहात जल्दी से लेके आई जाएँ ताकि इसमें कोई रुकावट ना हो। अगर असम्बली में अगर आप लेके जाएंगे, डिबेट करेंगे, तो शायद इस पर स्पेकुलेट करने का मौका मिले, स्टॉक मार्केट गिरने का खदशा हो या बाकी दीगर जो कमोडिटीज़ की प्राइसेस हैं वो ऊपर जा सकें। तो उस प्रोसेस को अवॉइड करने के लिए और स्पेकुलेशन को अवॉइड करने के लिए एक रास्ता तलाश किया गया। लेकिन सदर मुमलिकत की जानिब से अभी तक कोई इस पर रजामंदी सामने नहीं आई है। अगरचे हो सकता है ये बात हो जाए, तो बात यह कि सदर मुमलिकत बहुत ज़ीरक सियासतदान है, नस्ताली गुफ्तगू करते हैं और काम यही होता है कि ये जितने भी ऑफिसेज हैं, इदारे हैं, इन्होंने फैसिलिटेट करना है हुकूमत को और हुकूमत ने अवाम की खिदमत के लिए अपना काम करना है। तो जब इनमें एक आपस में कोऑर्डिनेशन का कोई फुकदान आ जाए या कमी आ जाए तो उससे मसाइल पैदा हो सकते हैं। और कुछ बात प्रोग्राम में कश्मीर की भी करेंगे और इंडिया में इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, खास तौर पे नरेंद्र मोदी की जो डॉक्यूमेंट्री एयर की BBC ने, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में ज्वाइन करें मुझे सेनेटर राना मकबूल साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा है, बहुत शुक्रिया राना साहब आपका। आमिर दुरानी साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे माशियात हैं, बहुत बहुत शुक्रिया दुरानी साहब आपका भी। सलमान गनी साहब सीनियर सहाफ़ी लाहौर स्टूडियो से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सलमान गनी साहब। सैयद हसन मुर्तज़ा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबका पार्लिमानी लीडर सूबाई असम्बली पंजाब के, वो थोड़ी देर में हमारे साथ मौजूद होंगे। राना मकबूल साहब आपसे आगाज़ मैं करता हूँ, और गवर्नर साहब पे मतलब सियासी दबाव भी है तहरीक इंसाफ की जानिब से, अदालत ने भी उनसे कहा है कि जी तारीख दी जाए। गवर्नर साहब के कुछ वजूहात होंगी यकीनन, तो अगर गवर्नर साहब तारीख नहीं देते तो फिर ये इलेक्शन कमीशन फैसला कर देगा जी इंतखाबात कब कराने हैं। और ये जो अभी तक कहते हैं ना गोमगू की कैफियत, ये ख़त्म नहीं होनी चाहिए, चाहे 90 रोज़ में होने हैं या 190 रोज़ में होने हैं। नहीं, ये आपकी बात सही है। आपने अपने इंट्रोडक्शन में शेर हासिल यानी दरिया को कूज़े में बंद किया है। बात यह है कि हर रूल और हर लॉ की इम्प्लीमेंटेशन जो है उसकी एक बेसिक स्पिरिट है, दैट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ प्रोप्राइटी, कि क्या प्रोप्राइटी के मुताबिक है कि नहीं है। दुरुस्त। बाज़ औक़ात ये भी होता है कि कुछ जगह से ऐसे फैसले आ जाते हैं जिसकी वजह से मुश्किलात भी पैदा होती हैं। अब अगर इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटीज़ जो हैं वो वाकई जेन्युइनली ये महसूस कर रही हैं कि हमारे पास वो रिसोर्सेज नहीं हैं या वो कंडीशंस नहीं हैं कि हम इनको कंडक्ट कर सकें, तो उनकी बात को सुनना चाहिए। अदालत मोहतरमा को उनकी बात को सुनना चाहिए कि क्या उनकी बात में कोई सब्सटेंस है या नहीं है। तो अगर है तो उसको रिव्यू भी किया जा सकता है। ऐसी बात नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने, आपने ख़ुद कहा है
कि कॉन्स्टिट्यूशन में अगर प्रोवाइड किया है उन्होंने कि जी 3 महीने में होंगे, तो साथ ही साथ आपने कहा आर्टिकल 254 में ये भी किया है, उस कंपल्शन को एक्सप्लेन भी कर दिया है, क्योंकि ऐसी प्रेसिंग रीजंस हों तो उनको कंसिडर किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये फिर खेल तमाशा भी बन गया है कि वो उठे हैं, पहले जो मेन पार्लियामेंट थी उससे वो खुद रुखसत ले गए हैं, फिर कभी हम आना है, हमने नहीं आना, हम आएंगे, फिर चले जाएंगे, फिर आएंगे, फिर चले जाएंगे। ये खेल तमाशा जो बन गया है, और फिर बैठे बैठे जाके उन्होंने असेंबली डिसॉल्व कर दी। अच्छा, ये बात तो देखें तय है कि हम मुआशी मुश्किलात का शिकार हैं, ये बात भी तय है कि हम IMF के प्रोग्राम की रिवाइवल के लिए हम नए टैक्स लगा रहे हैं, तो बाकी अगर आप 40-50 अरब रुपए आपने मुख्तस करने हैं इन इंतखाबात के लिए, जो कि मुमकिन नहीं नजर आते इस वक्त, तो आप फैसला क्यों नहीं करते? सवाल ये है कि ठीक है, अदालत आलिया ने एक हुक्म जारी किया है, लेकिन एक वफाकी हुकूमत है या गवर्नर है या इलेक्शन कमीशन, उन्होंने फैसला करना है कि भाई ये मुमकिन नहीं है, इतने रोज में मुमकिन हो सकते हैं, तो हम करवा देंगे। आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं 100% एग्री करता हूँ। इलेक्शन कमीशन और गवर्नमेंट के लोग वो बैठे हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, वो एक डिसीजन लें और एक डिसीजन के साथ वो अदालत के पास चले जाएं कि ये हमारी कंपल्शन है, हम ज़रूर करवाना चाहते हैं आपके हुक्म की तामील, लेकिन ये वजूहात हैं। एक बात बहुत बड़ी ये अजीब लगती है कि अभी आप इलेक्शन कराएं और फिर 4 महीने में 4 महीने में जनरल इलेक्शन करवाएं। आपके पास कितना पैसा सरप्लस आ गया है जो आप इलेक्शन पर ही खर्च किए जाएंगे। बिल्कुल, तो थोड़ा सी एक्सरसाइज की जो है प्रॉफिटेबिलिटी देख के करनी चाहिए। अगर पार्टी के कुछ एक प्रेशर डाले जा रहे हैं, वो शोर मचाए जा रहे हैं, इसका मतलब नहीं है कि उसमें अगर कोई सैनिटी नहीं है तो आप उसको सुनते रहें और आप उसके ऊपर पहले आपने जो हम कर बैठे हैं 63A में जो हुआ है कि जिस आदमी ने वोट अभी डाला भी नहीं उसको भी सजा दे दी गई, उसने भी सीट ज़ाया कर दी। तो जो मैंने प्रोप्राइटी की अर्ज किया है, देयर हैज़ टू बी रैशनल बिहाइंड एवरी एक्शन। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आमिर दुरानी साहब, ज़रा सलमान गनी साहब से एक सियासी सवाल करके आपकी जानिब में आता हूँ। सलमान गनी साहब, ये अब जो गुफ्तगू हो रही है इलेक्शन 90 रोज़ के अंदर या उसके बाद मुआशी सूरत हाल, इसमें तो फैसला जो करना है वो इलेक्शन कमीशन ने करना है, और इलेक्शन कमीशन को अगर ये पता चले मुताल्लिका इदारों से कि वो इलेक्शन कमीशन की मदद को कुछ वजूहात की बिना पे नहीं आ सकते, कि इस वक्त एक हमारे पास सामने इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, बहुत बड़े बड़े हैं, तो फिर फैसले का टाइम है कि आप लेट्स डिसाइड, उसके बाद अगर अदालत कोई हुक्म जारी करती है या और कोई हिदायत देती है तो वो फिर बाद में आप देख सकते हैं, लेकिन आप अपने तय तो फैसला करें। सलमान साहब। देखें शहजाद, कोर्ट यही फैसला कर सकती थी जो उसने किया आईने पाकिस्तान के मुताबिक, और उन्होंने इसमें ये बात कही कि वो इलेक्शन कमीशन जो फैसला करेगा उसमें मुशावरत गवर्नर से करेगा, और इलेक्शन कमीशन के लिए प्रॉब्लम ही ये बन गई कि वो गवर्नर साहब से मुशावरत के लिए आज लाहौर आए, और गवर्नर साहब का अपना एक मौक़िफ़ है पहले दिन से, चूँकि वो ख़ुद इलेक्शन लड़ते रहे हैं, उनकी एक जमहूरी सोच और अप्रोच है, और उनका कहना ये था कि चूँकि मैंने असम्बली तोड़ी नहीं है इसलिए मैं ये तारीख नहीं दे सकता, और ये तारीख इलेक्शन कमीशन देगा। देखें शहजाद, अभी राना साहब ने टेक्निकल बातें आपको बता दी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि नाज़रीन को ये पता चलना चाहिए कि ये इस दफ़ा सूरत हाल क्यों ऐसे तारी हुई। इसलिए कि इससे माजी में ऐसी सूरत हाल कभी तारी नहीं हुई थी कि 2 असम्बलियाँ तोड़ दी गई हों और एक पार्टी जिसकी हुकूमत हो वो खुद असम्बली तोड़ दे और पाकिस्तान के अंदर एक हंगामी और हैजानी कैरी करे। तो इस तरह की सूरत माजी में नहीं पैदा हुई, जिसकी वजह से ये जो कानूनी मोशगाफियाँ वो खड़ी हैं। अब बात यह है कि क्या इलेक्शन कमीशन इसके लिए तैयार नहीं है। आपने वजारत ख़जाना के तहफ़्फ़ुज़ात का तो जिक्र कर दिया, वजारत दफा ने भी इससे ऐसे बरीयत जाहिर की है। उन्होंने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी की एक नई लहर है और हमारे फौजी अफसरान और जवान जो हैं वो दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग के अंदर सरगर्म अमल हैं। और शहजाद ये भी रिकॉर्ड पे ले आए कि पख्तूनख्वा और पंजाब के IG साहिबान ने भी इस तरह की रिजर्वेशन जाहिर की है। उन्होंने आज से 1 हफ्ता पहले बड़े वाज़ेह अंदाज में कहा है कि जो सूरत हाल है लॉ एंड ऑर्डर की, जो दहशत गर्दी की नई लहर है, इसमें हम 1-1.5 लाख के करीब अपनी नफरी नहीं लगा सकते। तो ये 4 अदारे हैं। खुद पाकिस्तान की अदलिया ने, देखे ना, ये इलेक्शन करवाने होते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं,
तो ये 4 अदारों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो इलेक्शन कमीशन ने फैसला ये सारी चीज़ों को सामने रख के करना होता है। और ये बात जो पंजाब के जस्टिस जवाद हसन साहब ने जो फैसला किया ना, देखें उन्होंने आइन के मुताबिक फैसला कर दिया, लेकिन इसमें उन्हें ज़मीनी हक़ाइक़ को भी मद्देनज़र रखना चाहिए था। और आखिरी बात में आपको ये बताऊं, इसमें भी एक डिबेट है कि जज का या अदालत का काम ये है कि वो आइन के कानून के मुताबिक दलाइल को सामने रखते हुए फैसला करे। दोबारा वो हाई कोर्ट से रुजू कर रहे हैं ताकि इस कंसल्टेशन की तारीफ करवा ली जाए और खुद हाई कोर्ट से ही रहनुमाई ले ली जाए। ठीक, सवाल ये है कि आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, लेकिन बात यह कि आप अगर जब फैसला करेंगे उसके ऊपर अगर कोई शख्स अदालत जाता है उस फैसले के खिलाफ, वो एक अलग बहस है। लेकिन जैसे राना मकबूल साहब बात कर रहे थे कि फैसला ज़रूर कर लेना चाहिए ज़मीनी हक़ाइक़ को देखते हुए, ना कि अदालत आपको हुक्म दे कि आप कोई फैसला करें और लाजमी 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात कराएं। देखिए शहजाद, इस पर मैं समझता हूँ कि फैसला बिलाखिर कोर्ट में ही होना है, और मेरी इत्तला के मुताबिक इंट्रा कोर्ट अपील कर रहे हैं गवर्नर साहब, तो ये मामला फिर सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा। और शहजाद, हमारा एक बड़ा सियासी अलमिया है कि ये मामलात जो सियासतदानों को मिल बैठ के तय करने हैं वो अब तय नहीं कर पा रहे। ये एक डेडलॉक की कैफियत है। और मैं आपके सामने एक सवाल रख रहा हूँ कि जब वजारत ख़जाना से इलेक्शन कमीशन 60 अरब रुपए मांग रहा है एक मुआशी क्राइसिस की सूरत हाल के अंदर, तो 60 अरब अब आपको देने पड़ेंगे, 3 माह के बाद फिर 60 अरब देने पड़ेंगे। क्या पाकिस्तान की मुईशत या पाकिस्तान का खजाना इसका मुकम्मल हो पाएगा? Very right. मैं समझता हूं कि मुझे जो बतौर जर्नलिस्ट मैं देख रहा हूं कि इलेक्शन एक ही होंगे और एक इलेक्शन के हवाले से बैठ के सियासतदानों को फैसला कर लेना चाहिए। और वो मैं टेक्निकल नुकता ये है कि आज अगर आप 2 सूबों के इलेक्शन करवाएंगे और 2 सूबों के अंदर हुकूमतें बन जाएंगी, फिर 3 माह के बाद दोबारा आप कौमी और सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन करवा रहे होंगे, तो फिर उसकी शफाफियत के आगे भी बड़ा सवाल ये क्राइसिस की सूरत हाल होगी। और दुनिया के अंदर जो इंतखाबी अमल है वो इस्तेहकाम का जरिया बनता है, वो लोगों के अंदर इत्मीनान लेके आता है। क्या आज की सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान ये जो मरलावार इलेक्शन की पोजीशन में होगा? क्या सियासतदानों में पहलू तरफ जो आपने सलमान गनी साहब इशारा किया उस पर जरा आमिर दुरानी साहब को मैं शामिल करना चाहूंगा कि उनकी इनपुट लेना चाहूंगा। लेकिन इससे पहले हसन मुर्तज़ा साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, पीपल्स पार्टी पंजाब के रहनुमा। बहुत बहुत शुक्रिया हसन मुर्तज़ा साहब। आमिर दुरानी साहब, ये जो सलमान गनी साहब फरमा रहे थे, इससे पहले राना मकबूल साहब ने बात की कि ये इतने अरबों रुपए अगर इस वक्त हम दें और दूसरी जानिब हम जो है वो नए टैक्स लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लगा रहे हैं ताकि हम जो IMF की कंडीशन मीट करें, तो ये लेट्स से 50 अरब 60 अरब रुपए ये कहाँ से आप निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे? शुक्रिया शहजाद। देखिए, इसमें हमें 2 चीज़ों को इनको अलग अलग देखना पड़ेगा। अवाम का हक़ के खुद इरादियत, हक़ के रायदही जो है वो एक सैंक्टिफाइड, यानी एक बड़ा उसको मैं समझता हूँ कि एक ऐसा फरीज़ा है जिसके लिए 60-70 अरब 80 अरब रुपए निकालना कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। अगर गवर्नमेंट यानी हुकूमत, अपोजिशन जो कि अभी खुद ही एक उन्होंने दंगा फसाद क्रिएट किया हुआ है, हाल में इसको अलग रखना चाहिए बाकी सारे अखराजात से। क्योंकि एक तरह से ये देखिए कि सबसे पहली जो कंडीशन होती है रियासत की कि रियासत एग्जिस्ट करे, वो तभी होती है कि लेजिटिमेट, यानी कि जो एक वो मुआहदा इमरानी टूटे नहीं। तो यहाँ पे जब वो टूट गया, चाहे वो हुकूमत वक्त की वजह से, चाहे वो अपोजिशन की नाअहली की वजह से, लेकिन इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप इलेक्शंस को टाइम ज़रूर दे दें, चाहे आज करने हैं चाहे आज से 6 महीने बाद, एक डेट सेट कर दी जाए। दूसरी स्टेप कि इस सारी जो मुआशी एक आपको एक किस्म का हलचल मची हुई है, और हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान सिर्फ एक इदारा इससे इम्पैक्ट नहीं हो रहा, इससे उसे देखा जाए तो आपकी अफवाज, आपकी अंदरूनी सिक्योरिटी, राइट, जो आपकी पुलिस है, जिस तरह सलमान साहब ने IG का मिसाल दी, और साथ ही साथ हमारा जो बेसिक गवर्नमेंट का ढांचा है, यानी कि हमारे फंक्शनिंग अस्पताल। अभी कल आपने देखा कि ईदी साहब के जो फ्लाइंग एम्बुलेंस है उसके पेट्रोल के लिए पैसे ख़त्म हुए हैं और वो पेट्रोल का जहाज़ आके खड़ा हुआ है और वो क्लियर नहीं हो पा रहा। तो ये सवाल या इसका या उसका नहीं है, ये सवाल है कि क्या हम आवाम को इस वक्त इस बहरान से निकाल सकते हैं। हुकूमत का बहरान मेरा नहीं ख्याल है कि उनको ये अंदाज़ा इस वक्त हो रहा है, या अपोजिशन को, ख़ास तौर पे जो PTI के मुहर्रिकीन हैं
मुझे तो इस दंग हूँ रह गया हूँ कि ये लोगों को एडवाइस कौन करता है, पहली बात। दूसरी तरफ मैं हुकूमत वक्त पे हैरान हूँ कि इस वक्त आपका बयानिया, आपकी अंदरूनी जो रियासत की ख़ासतौर पे सिक्योरिटी एक्शंस जो हैं वो सारी की सारी एक इसी जंग में लगी हुई है, बजाय इसके कि अच्छा ये वो आपकी बात ठीक हो गई, लेकिन ये अगर फर्ज करें फैसला हो भी गया तो ये 60 अरब रुपए आप कहाँ से लेके आएंगे? जी 60 अरब रुपए लाने के लिए बहुत सी ऐसी इस वक्त हमारे पास एरियाज हैं जिनमें कटौती हो सकती है। अगर आप सिर्फ नहीं आप सिर्फ और सिर्फ आप 4 लोगों को बिठाएं महकमा फाइनेंस में और आप ये जो सूबाई फाइनेंस महकमे उनसे कहें कि हुकूमत के अखराजात बंद कर दें। इस वक्त सिर्फ प्रोटोकॉल जो पाकिस्तान में जा रहा है वो 50 से 100 अरब का जा रहा है, जिसमें सैलरीज हैं, फ्यूल है, वो जो गाड़ियाँ चलती हैं सियासतदानों के साथ, लोगों के साथ, आपके आर्मी के लोगों के साथ, इन सारों को अगर आप मिला के देखें तो पैसे तो कहीं ना कहीं पड़े हुए हैं। उनको अचानक एक इशू नहीं बना देना चाहिए। मैं फिर इस बात पे जोर दूंगा कि ये कहीं से आपने कटौती करनी है ना, आप सरकारी मुलाजमों की तनख्वाहें कम करने की बात कर रहे हैं। सरकारी तनख्वाहें कम नहीं करनी हजूर। आप शहजाद भाई सीधी सी बात है, मैंने जिस वक्त बात की आप सिर्फ प्रोटोकॉल ख़त्म कर दें, एक बंदा एक गाड़ी, जज और एक गाड़ी, बस अस्सलाम वालेकुम। आप देखिए कि आपके पास टोटल पूरे आप असेंबली के बनाने, ये पाइट की रिपोर्ट आई। नहीं बिल्कुल सही, लेकिन एक असूली बात ये तो वैसे ही खर्चे हमें कम कर देने चाहिए, चाहे इलेक्शन के लिए हमारे पास पैसे हो या ना हो। नहीं वो आप बहुत दुरुस्त कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि हमें चाहिए कि ये अल्लाह की तरफ से इशारा है कि भाई कुछ तो आप जैसे हमारे माशियाती में जो बड़े अच्छा यहाँ पे बात करते हैं, बताते हैं कि जी 100 अरब के लिए, 80 अरब के लिए, उसके लिए हम बड़ी मुश्किलों से टैक्सेस लगा रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऊपर से एकदम से एक चीज़ आती है कि 60 अरब रुपए दे हमने इंतखाबात। नहीं लेकिन इसमें मैं जल्दी साहब की बात करता हूँ, हमने बात बड़ी अच्छी की, लेकिन इसलिए में चूंकि सेनेटर साहब भी बैठे, देखिए एक काम अमल ऐसा है, कटौती लगाना किसी के प्रोटोकॉल में, उससे अब मईशत का पहिया नहीं रुकता, ठीक है ना। ज़्यादा ये होगा कि कोई एक्सीडेंट हो जाएगा रास्ते में, मतलब बहुत हमारे आम लोगों के तो रोज़ होते हैं जो सड़कों में फिर रहे होते हैं, लेकिन वो टैक्सों की बढ़ाने से आप मईशत के ऊपर एक प्रेशर डाल रहे, गरीब से लेके दरमियाने तबके, आपकी स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस जो आपकी मईशत का पहिया चलाती हैं, उन लोगों के ऊपर हर्ज हो रहा है। वेरी राइट। सैयद हसन मुर्तज़ा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। हसन साहब आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हसन मुर्तज़ा साहब आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अपना माइक ऑन कर लीजिए। जी आ रही है जी, मुझे आपकी जी बहुत शुक्रिया। अब सवाल ये, और ये डिबेट अभी कर रहे थे कि इलेक्शन के हवाले से जो तारीख अभी नहीं दी गवर्नर साहिबान ने, और उसकी अपनी वजूहात हैं, जो मुआशी चैलेंजेस हैं, सिक्योरिटी इशूज़ हैं, लेकिन अदालत ने कहा कि जी आप लिख के बताएं तहरीरी तौर पे कि क्या वजह है और तारीख कब दे रहे हैं। फैसला जो करना है उसमें ताख़ीर क्यों है? अगर आप समझते हैं कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन नहीं है, तो फिर ये वाज़े तौर पे अवाम को बताया क्यों नहीं जा रहा? बहुत शुक्रिया जी। देखें, हमें जो आईनी तौर पर हमें आइन के दायरा कार में रहते हुए और आइन के ताबे होकर फैसले करने पड़ेंगे। अगर हमें आइन इस चीज की इजाजत नहीं देता कि हम 90 दिन में इलेक्शन करवाएं, तो हमें करवाने चाहिए। उसके लिए जो भी रुकावटें हैं वो हमें अवाम के सामने रखनी चाहिए। ये मामलात सियासतदान जो है बैठकर ये मामलात तय कर सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मैं पहले भी कई दफा अर्ज कर चुका हूं कि अगर खान साहब चाहें तो वो भी महीना 2 महीने पहले नीचे आ सकते हैं, और अगर गवर्नमेंट चाहे तो वो भी महीना 2 महीना ऊपर जा सकते हैं। लचक होनी चाहिए। हुकूमत जो है वो अपर हैंड होती है, हुकूमत को चाहिए कि वो इस पे लचक का मुजाहरा करें, और खान साहब को भी चाहिए कि अगर उन्हें कोई मुस्बत। अच्छा, लेकिन एक सवाल है, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन मेरा एक सवाल है कि असूली तौर पे फैसला अपोजिशन ने और हुकूमत ने करना है, आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन इस वक्त अपोजिशन जो है वो अपोजिशन लीडर राजा रियाज साहब हैं, चाहे उनके बारे में कोई भी ओपिनियन रखता हो, मुझे उससे कोई मसला नहीं है, परवाह नहीं है। दूसरी जानिब हुकूमत है जिसमें PDM में या बाकी जमातें मौजूद हैं, आपकी जमात भी मौजूद है, तो आप तो ये फैसला कौमी असम्बली में और या वफाकी काबीना में बासानी कर सकते हैं। इमरान खान साहब कहां से आ गए? फैसला जी हमें फैसला करना पड़ेगा, हमें अदालतों में नहीं जाना चाहिए। लेकिन आप इंसिस्ट कर रहे हैं कि इमरान खान साहब ना, तो इमरान खान साहब बीच में कहां से आ गए? नहीं देखें, हकीकत में तो जो है वो सारे मामलात हल हो सकते हैं अगर इमरान खान साहब जो हैं वो अपना यही समझते हैं कि आज उनका पार्लिमानी सियासत में कोई रोल नहीं है।
तो वो ना करें तो मामलात जो है वो तय हो जाएंगे। क्या हमें उन पार्लियामान से उन्हें बाहर रखकर ये मामलात हल कर सकते हैं? आज अगर फर्ज करें हम सूबाई असेंबली की डेट्स दे देते हैं और उस पे इलेक्शन हो जाते हैं, इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करवा लेती है, तो क्या खान साहब जो हैं वो राजा रियाज साहब के कहने पर या उनके किए हुए फैसले पर पाबंद रहेंगे? वो उसकी शफाफियत पे सब उंगली नहीं उठाएंगे? और कल को जो इलेक्शन जनरल इलेक्शंस नेशनल असेंबलीज के होंगे, उस नेशनल असेंबली के इलेक्शन में पंजाब असेंबली या केपी या बाकी सूबों में असेंबलियां जो मौजूद होंगी, उनके होते हुए खान साहब को क्या वो वारा खा जाएंगे कि वहां पे अगर उनके खिलाफ हुकूमतें बनी? एक सवाल है सर, एक सवाल, लिसन प्लीज, एक सवाल सुनिए। इसलिए खान साहब को भी इस पे ऑन बोर्ड होना चाहिए। सवाल सुनिएगा सर। होते रहे मामलात जी, हमने खुद एमआरडी जब बनी तो सारे वो लोग शामिल थे जो डायरेक्टली भुट्टो साहब के कत्ल में मुलविस थे, और नुसरत भुट्टो साहिबा ने, बेगम साहिबा ने इतना बड़ा दिल करके उन लोगों के साथ भी जमहूरियत को आगे चलाने के लिए फैसले किए। आज कौन सा ऐसा इशू है कि खान साहब को मासिवाय पॉपुलैरिटी के जो उन्हें एक मसनूई सी पॉपुलैरिटी नजर आ रही है? हसन साहब एक सवाल है, एक सवाल है, सवाल सुनिएगा। हसन मुर्तजा साहब, राना साहब आप भी इस पे इज़हार ख्याल कीजिएगा। सवाल ये, आपकी गुफ्तगू से मैंने जो अंदाज़ा लगाया है, हो सकता है गलत हो, मेरी तस्दीक फरमा दें, कि जब तक इमरान खान साहब नताइज से मुतमईन नहीं होंगे उन इंतखाबी नताइज को कोई भी तस्लीम नहीं करेगा। यानी कि इंतखाबात और इस्तेहकाम के लिए इमरान खान साहब का राज़ी होना ज़रूरी है। ये मतलब आप जैसे सियासतदान या पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मुझे हैरत हुई है कि अगर खान साहब नहीं होते तो। मेरी गुजारिश सुन लें, मैंने कतन खान साहब को मुतमईन करने का नहीं कहा, मैं तो इस सारे सिस्टम के हवाले से ये बात कर रहा हूं कि हम जितना भी कर ले इस मुल्क के अंदर, आप देख रहे हैं कि पिछले कम से कम कोई 10 साल से, 2013 से तो हम देख रहे हैं कि यही हालत हो रही है कि खान साहब अपोजिशन को लेकर और वो सड़क पे बैठे होते हैं। हमें मामलात को ठीक करना चाहिए ना, हमें ये इस बात पे तो नहीं रहना चाहिए कि कोई मुतमईन हो रहा है। वेरी राइट, इस मुल्क को चलना है ना जी। जी बिल्कुल ठीक। राना मकबूल साहब, अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली में राजा रियाज साहब हैं, वज़ीर ने और उन्होंने मुशावरत करनी है अगले निगरान वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए। अब अगर राजा रियाज साहब को वो सियासी अहमियत ट्रेजरी बेंचेस से नहीं मिलेगी तो फिर क्या होगा कि जी इमरान खान साहब या तहरीक इंसाफ उनको ऑन बोर्ड आना चाहिए, मुज़ाकराती मेज़ पर बैठना चाहिए। भाई आपका अपोजिशन लीडर मौजूद है, उनसे आप गुफ्तगू करें, जो मामला तय करने आप करें, वो क्यों नहीं करते आप? फिर नहीं, इसमें एक पॉलिटिकल इशू है ना। इमरान खान की एक पार्टी है जिसके साथ सारा डिस्प्यूट तो इमरान खान के साथ है, वो अपोजिशन का पार्लियामेंट में तो कोई ऐसा नहीं है। तो उसको अगर क्लिंच करने की कोशिश की जाए तो अच्छी बात है, और इमरान खान के भी इंटरेस्ट में है कि वो नेगोशिएशन टेबल पे आए, पार्लिस में आए। हमेशा अपोजिशन जो है उनका और गवर्नमेंट के पार्लिस होने चाहिए, लेकिन वो जो इतने ज़्यादा एडमेंट हो जाते हैं ना, उससे सारे मसाइल होते जा रहे हैं। एक उनको वो एक्चुअली लिव्स इन ए वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी। मैं आपको अर्ज़ करूँ, अनफॉर्चुनेटली वो उनको, जैसे अभी मुर्तज़ा साहब फरमा रहे थे कि उनको जोम है कि बड़े पॉपुलर हैं। मैं एक स्टूडेंट हूँ पॉलिटिक्स का, मुझे आप बताएं इतने पॉपुलर हैं। 14 MNA कराची में, 28 MPs, लोकल बॉडीज इलेक्शन हुआ, तो ऊपर नीचे क्यों नहीं हुआ? अरे क्यों इलेक्शन वहाँ हार गए? कौन उनको रोक रहा था? और क्राउड को रोक सकता है? जब पॉपुलैरिटी आती है तो कोई उनको रोक सकता है? ये एक बबल है सर आपकी ये मैं अर्ज कर रहा हूँ। हमारे लोग ये कह रहे हैं कि ये इधर उधर से, लेकिन जिस दिन इलेक्शन हुआ इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू विन द इलेक्शंस। आपकी बात सर आंखों पे, लेकिन मेरा जो सवाल या जो मेरा नुक्ता है उसको अगर मैं समझा नहीं पाया तो ये मेरा कसूर है कि राजा रियाज साहब अपोजिशन लीडर है कौमी असम्बली में, और हमें तो यही आप लोग समझाते हैं, आप जैसे सीनियर लोग, कि सारे मामलात ऐवान में बेहतरीन फोरम है, वहाँ पे हल होने चाहिए। तो एक अपोजिशन लीडर आपके पास है, आप उनके साथ बैठ के मामलात क्यों नहीं सेटल करते? वाई वेटिंग फॉर इमरान खान? देखो, इलेक्शन में स्टेक होल्डर है ना इमरान खान, और भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन में स्टेक होल्डर्स हैं, उन सब को लूप में लेना चाहिए, और जो पार्टीज के लीडर्स हैं उनको भी जिम्मेवारी का मुजाहरा करना चाहिए। सही,
उनका पार्टिसिपेट करना और एक कंसेंसस पे पहुंचना, मसलन डेट है इलेक्शंस की, जैसे दुरानी साहब फरमा रहे थे, तो क्या ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज बैठ के इकट्ठी एक नेगोशिएशन टेबल पे, पार्लियामेंट टेबल पे एक डेट तय नहीं कर सकती? अच्छा चलें, पिछले तकरीबन 1 साल से तो आप कोशिश कर रहे हैं कि वो आपके साथ बैठ जाएं, वो नहीं बैठते, मजीद शायद आप पता नहीं कितना इंतजार करेंगे। फिर कोई नहीं, फिर अल्लाह मालिक है, फिर चलते रहे और बस ठीक है, अल्लाह पे छोड़, विल फाइट इट आउट। ठीक, ये अल्लाह पे छोड़ना ही है, बट विल फाइट इट आउट। चलें, फाइट इट आउट। सलमान गनी साहब कैसे फाइट आउट करेंगे? मैंने तो एक सिंपल सी बात की थी कि राजा रियाज साहब अपोजिशन लीडर हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं, आपस में मुशावरत करें, ये सियासी जो जितने भी पहलू हैं या जो मसाइल हैं इलेक्शन के इनेकात से लेके दीगर, वो तय करें। वाई वेटिंग फॉर इमरान खान साहब? देखें शहजाद, मैं राना साहब की बात की तईद करूंगा कि इमरान खान साहब इस सिस्टम के स्टेक होल्डर हैं। बात ये कि आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान के अंदर सियासत भी है और डेडलॉक भी है, और जिस शख्स की बात की जा रही है, मैं बड़े अफसोस से ये बात कह रहा हूँ कि वो सिर्फ अपोजिशन लीडर के तौर पे नहीं, वो पाकिस्तान के अंदर चीफ एग्जीक्यूटिव भी थे, वो तब भी बात करने के लिए तैयार नहीं थे, और अब वो ये कह रहे हैं कि मैं एक बेबस प्राइम मिनिस्टर था और फैसलों का इख्तियार किसी और को था। अपोजिशन लीडर तो वो नहीं है, अगर कहा जाए वो एक जमात के सरबरा जरूर है, लेकिन अपोजिशन लीडर नहीं है, वो राजा रियाज साहब है। आप अपने आप को अगर अकले कुल करार देते हैं, कुरान कहता है कि ये जिन लोगों के अंदर मैं आ जाती है ना, जिनके अंदर मैं होती है, उनकी अकल खत्म हो जाती है। मैं इस वक्त सोचता हूँ पाकिस्तान एक मुश्किल सूरत हाल से दो चार है। देखिए, सब ने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि जी सियासतदान मिल बैठ के फैसले करें। माजी के अंदर मिल बैठ के फैसले होते रहे हैं। मैं आपको पूरी तारीख बता सकता हूं कि इंतहा की महाजराई के बावजूद सियासतदान बड़े इशूज आए हैं, वो मिल बैठे हैं। APS का वाकया हुआ है, यही इमरान खान साहब नवाज शरीफ साहब के साथ बैठे हुए थे, अस्करी क़यादत साथ बैठी हुई थी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जा रहे थे इंडिया मुज़ाकरात के लिए इंदिरा गांधी से, तो सारी लीडरशिप लाहौर के हवाई अड्डे पे उन्हें अलविदा कहने के लिए आई थी। बिल्कुल। लेकिन शहजाद, एक दहाई से पाकिस्तान के अंदर ये जो सूरत हाल तारी है, देखिए दुनिया के अंदर जब इलेक्शन होता है तो वहाँ इस्तेहकाम आता है, सियासी इस्तेहकाम होता है, इक़्तिसादी इस्तेहकाम होता है, उन मुल्कों के मामलात आगे की तरफ चलते हैं, मिल बैठ के फैसले होते हैं पार्लियामेंट में। लेकिन ना आप पार्लियामेंट में आने के लिए तैयार हैं, ना आप हुकूमत से बातचीत करने के लिए तैयार हैं, और आप सबको एक चोर डाकू की गिरदान करके पाकिस्तान के अंदर एक हैजानी सूरत हाल तारी करते हैं। देखिए, आपने भी अच्छा, एक स्पेसिफिक जवाब दें सलमान साहब, एक बात का बड़ा इस माइंडसेट को हमें एक्सपोज नहीं करना चाहिए कि अपनी ही सवाल का जवाब दे दें मुझे। अपनी हुकूमतें खत्म करके, असम्बलियां खत्म करके आपने एक क्राइसिस पैदा करने की कोशिश की है। और आज जब शहजाद हम बात कर रहे हैं, अगर पाकिस्तान के अंदर एक इलेक्शन, मैं समझता हूं एक इलेक्शन नहीं होगा, आप मेरी बात लिख के रख लें जी। आपकी बात आइन और कानून के मुताबिक चलेगी, और जिस सूरत हाल से हम दो चाह रहे हैं, इसमें सियासतदानों का और खास तौर पे इमरान खान साहब का कितना हिस्सा है, इसका जायजा लेना चाहिए। एक बात का मुझे जवाब दे दें स्पेसिफिक कि इमरान खान साहब का इंतजार पिछले कितने माह से कर रहे हैं कि वो आए, बैठे, मुख्तलिफ इशूज पर बात करें, मईशत पर, सियासत पर, इंतखाबात पर, वो नहीं आ रहे। आप मुझे बताएं कि कितना मजीद इंतजार इन्हें करना चाहिए फैसला करने से पहले? देखें शहजाद साहब, नागुज़ीर लोगों से कब्रिस्तान भरे पड़े हैं। बात यह कि आखिर राना मकबूल साहब या इनके दोस्त बैठ के यही बात कहते हैं ना कि हम उनसे बात करने के लिए तैयार है, और वो बातचीत पे नहीं आ रहा है, तो फिर राजा रियाज साहब तो मौजूद हैं इसी असम्बली के अंदर से। ये असम्बली छोड़ के गए। मैं समझता हूं, मैं पूरे वसूख से ये बात कहता हूं कि अगर इमरान खान साहब कौमी असम्बली के अंदर बैठे रहते, ना नैब कवानीन पास होने थे, ना और किसी ने कोई किसी बात पे मनमानी करनी थी, और उसके बाद बाहर आकर फिर आप कहते हैं हमने वापस जाना है इसलिए कि जी अपोजिशन लीडर अपना बनवाना है। सलमान साहब, माजरत के साथ एक नुक्ता है, और बातें करना है, बाहर जाना है, और पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान की तमाशों की मुकम्मल नहीं हो सकती। कि मतलब ये कहना मेरे ख्याल में मतलब इंतहाई अदब के साथ बड़ा एहतराम है कि राजा रियाज साहब तो मौजूद है, वो है अपोजिशन लीडर सर, उनको वो अहमियत क्यों नहीं दी जा रही? मेरा यही तो सवाल है, यही तो पॉइंट था राना मकबूल साहब के साथ कि भाई अपोजिशन लीडर है, वो वहां पे बैठे हैं और उनको मतलब कानून और आइन के तहत वहां पे अपोजिशन लीडर है, चाहे तहरीक इंसाफ की कोई भी राय हो उनके बारे में, उनके साथ मामलात आप क्यों नहीं तय करते? उनको वो अहमियत देनी जो चाहिए वो क्यों नहीं मिल रही? क्विकली सर, सलमान साहब।
देखिए शहजाद, आपका बड़ा वैलिड पॉइंट है, मैं आपकी इस बात की तईद करता हूं कि वो अपोजिशन लीडर हैं, उनका नोटिफिकेशन हुआ है, वो सारे मराहत ले रहे हैं, वो ऐवान के अंदर मौजूद हैं, तो आप बैठ कर उनसे बात करें। बात है कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरी सिस्टम कमज़ोर क्यों हुआ है? इसी वजह से कि हम एक दूसरे की अहमियत का एहसास नहीं करते और एक दूसरे को दीवार के साथ लगाने की कोशिश करते हैं। राजा रियाज साहब अपोजिशन लीडर हैं, इसमें कोई शक नहीं, और आप दुरुस्त कह रहे हैं। मेरे ख्याल इस पर राना साहब की राय ले ली जाए तो ज्यादा बेहतर है। जी बिल्कुल ठीक। आमिर दुरानी साहब, अभी प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब और इसाक डार साहब जो हमारे वजीर ख़जाना है, उनकी मुलाकात थी और बात ये थी कि जो भी आपने इस्लाहात लानी है या नए टैक्सेस का नफाज करना है वो एक ऑर्डिनेंस के जरिए आप कर लें, जिस पर सदर साहब की एक राय थी जो अभी तक ऑफिशियली सामने नहीं आई। लेकिन एक पॉइंट है कि जब आपने बड़े क्विक डिसीजंस करने होते हैं कि जिसमें बाकी किसी गलती का या स्पेकुलेशन का मार्जिन ना रहे, तो इसमें तो असूली तौर पे जो भी इदारे हैं या सदर का ऑफिस है उनको ज़्यादा फैसिलिटेट या कोऑपरेट नहीं करना चाहिए हुकूमत के साथ, जो भी फैसला है। जी, इसमें जो हैरानकुन बात मुझे लगी जब ये मैंने मीटिंग देखी टीवी पे ही कि क्या ये पीडीएम जो कि एक अलायंस है और इस वक्त असेंबली में अगर ये चाहें या अगर ये वैसे ही एक कैबिनेट की मीटिंग कॉल कर लें जो कि अब माशाल्लाह तकरीबन 90 के करीब पहुंच चुकी है, तो ये तो बड़ा आसान काम है। मतलब ये सबसे पहले तो सियासतदानों को आपस में, और ये एक पार्टी बन गई हुई, एक तरह से एक तहरीक बनी हुई है, तो ये जब हुकूमत में है तो इनको तो ये कहना चाहिए कि भाई इसके बगैर ये नागुज़ीर है कि असूली तौर पे आपकी बात दुरुस्त है। लेकिन बात मेरी ये है कि अगर हुकूमत एक फैसला करती है या वफाकी काबीना ये फैसला करती है, जो कि किया उन्होंने कि ऑर्डिनेंस के जरिए हम ये फैसले कर रहे हैं जो कि असेंबली पे असूली तौर पर होने चाहिए, लेकिन वक्त बचाने के लिए पीटीआई दौर में रिकॉर्ड ऑर्डिनेंसेस आए हैं, अगर आप कंपेयर भी करते हैं तो इसमें तो हमें फैसिलिटेट करना चाहिए। मतलब अगर 18वीं तरमीम के बाद सदर साहब अगर बात नहीं किसी वजीर आजम की मानते तो वो कुछ दिन बाद वो नाफिजुल अमल हो जाती है, सिवाय मनी बिल के। अफसोस इस बात का शहजाद कि बात ये भी आपकी भी बजाय कि सदर को चाहिए था कि आए उसे कहें कि जी ये हम साइन कर देते हैं, आगे देखी जाएगी। मसला इस वक्त ये है कि क्या मुझे आप ये बताएं कि सदर से लेके ईवान से लेके आप अपनी किसी हुकूमती इदारे को देख लें, सिवाय हम लोगों के जो कि हुकूमत में नहीं हैं, तो ना हमारी अपोजिशन सो कॉल्ड पार्टी जो है पीटीआई, किसी को अवाम का, पाकिस्तान का मुझे तो कोई ख्याल नज़र नहीं आ रहा। और जूँ ये वक्त गुजरता जा रहा है, मैं तो मेरे बहुत से हमारे साथ दोस्त हैं कि ये किसको अवाम का ख्याल है, किसी को है। ऑन अ लाइटर नोट, जब आप पीटीआई को सो कॉल्ड पार्टी कहते हैं उसके बाद आपकी ट्विटर पे टाइमलाइन का क्या हाल होता है? जी नहीं, देखिए इसमें कोई शक नहीं कि पीटीआई के जो स्टैंड्स उन्होंने लिए हैं, जिस तरह पीपल्स पार्टी के जो चंद स्टैंड्स हैं, और मेरी डायरेक्टली मैं उनको बहुत सपोर्ट करता हूँ चंद प्रिंसिपल्स के लिए। ज़रूरी नहीं होता कि हर पार्टी की हर चीज़ दुरुस्त हो। तो मेरे ट्विटर हैंडल जो है वो तो उसका जो होना था वो आपने पिछले साल काफी हद तक एग्जैक्टली एक चीज़ और फिर आगे बढ़ता हूँ कि अब IMF के साथ जो भी हमारी बातचीत है वो अनकरीब उम्मीद है कि वो हो जाएगी। उसके बाद आप क्या सूरत हाल देखते हैं कि जो हम कह रहे थे कि दोस्त ममालिक से या दीगर इदारों से जो मदद है वो मशरूत है IMF के इस अप्रूवल के बाद, तो उसके बाद कुछ प्रेशर कम होता देख रहे हैं, चाहे थोड़े अरसे के लिए? देखिए इस वक्त ना मुझे 2-3 चीज़ें नज़र आ रही हैं, और ये सिर्फ मैं नहीं हूँ बल्कि मतलब जिन लोगों से हम गपशप लगाते हैं जो कि सोच रहे हैं। इसमें आप पिछले दिनों बंगाली साहब, कैसर बंगाली साहब का बयान देख लें, बहुत से खलील अहमद साहब हैं जिन्होंने वो इमरानियत पे किताब, मतलब सारे लोग आजकल ना ये बैठ के सोच रहे हैं कि ये अभी अगर IMF का एग्रीमेंट आ भी जाता है, थोड़ी सी रसाई हो भी जाती है, मान लेते हैं कि जो 3-4 ममालिक जिनसे IMF ने हमें बात करने को कहा था, और कहा था कि 7 से 10 बिलियन उधर से जमा कर लें, मुझे जो इस खतरा नज़र आ रहा है कि अगर वो आएंगे भी तो वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आएंगे। ये तो आपको पता है, मुझे पता है। ऐसा तो नहीं होता अगर सदर ऑर्डिनेंस नहीं साइन कर रहा तो कल MBS जो है आपने उसको सुबह टेलीफोन किया, उसने शाम को पैसे तो नहीं दे देने आपको, क्यों ना पता, ये तो मुश्किल है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो इस वक्त पूरी दुनिया, अभी पाकिस्तान हमारे तकरीबन वन ऑफ द वर्स्ट डिज़ास्टर्स जो हमारे थे उस तबाही से निकला है, फ्लड्स की, और साथ साथ आप देखें कि टर्की में और सीरिया में जो एक नागहानी किस्म की आफत आई है, और उसका अगर आप गौर करना शुरू करें अब उस तरफ नॉर्थ स्ट्रीम की पाइपलाइन का, तो इस वक्त पूरी दुनिया एक मुआशी स्ट्रेस में है। इस वक्त दुनिया से इमदाद की तवक्को करना एक मेरे ख्याल में एक ऐसी चीज़ है जिसको ना इन्होंने कहा फैंटेसी वर्ल्ड, ये भी फैंटेसी वर्ल्ड है
कि भाई आप दुनिया से कहें कि वो अमेरिका में अनएम्प्लॉयमेंट हाईएस्ट रेट पे, अमेरिका का इंफ्रास्ट्रक्चर ख़त्म हो चुका हुआ है, अगर आप इन सारी चीज़ों को जमा करके देखने शुरू करें, EU प्रेशर में है इस वक्त, तो उनसे इस वक्त इमदाद की तवक्को करना, मतलब आप देखिए चीन ने कितनी इमदाद दी अभी जब आपने फ्लड्स के लिए, मतलब उसको कंपेयर करें जो उन्होंने 2005 में जो पैसे दिए थे, तो अब चीन उससे ज़्यादा अमीर है। लेकिन इसका मतलब है हर मुल्क अपने अपने एक स्ट्रेस में फंसा हुआ है। और इस वक्त अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो दुबई में फ्यूचर ऑफ गवर्नमेंट्स की एक कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया जा रहा है, जिसका आज दूसरा दिन था। तो उसमें ये जो अरब वर्ल्ड है, ये हमें नज़र आता है ख़ास तौर पे इमारात जैसे लोग कि ये आगे दुनिया को लेके चलने वाले हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान को ख़ास तौर पे 3 चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा। पहला, वो दिफा जिसकी एब्सोल्यूट ज़रूरत, उस तक अपने आप को महदूद करना, और जो पेरिफेरल दिफाई इदारों के इदारे हैं उनको हुकूमती ज़िम्मे में ला के और उनको इस्तेमाल करना फलाही पर्पसेस के लिए, ठीक है। दूसरी चीज़ जो बहुत ज़रूरी, हुकूमत का साइज़ घटाना बहुत ज़रूरी है, ये हमें मान लेना चाहिए, ठीक, और उनकी मराद कर। तीसरी चीज़ कि हमारा जो अंदरूनी मंडी और मुआशी निज़ाम है, समझे आप मेरी, उसको और सारे सिस्टम को दोबारा से ठीक करना, क्योंकि आपको ये बात वाज़े नज़र आ रही है, और ये मेरा आखिरी बात है कि इसमें जो आपका सवाल है इसके अंदर नीचे देखिए कि क्या इस वक्त हमारे यहाँ श्रीलंका की तरह लोगों ने लाइनें लगा ली हैं, भूखे मर रहे हैं, भाई वो गरीबों में पैसे जा रहे हैं, सारा कुछ। 2 पाकिस्तान एग्जिस्ट कर रहे हैं इस वक्त बाहर, ठीक है। तो यहाँ पे जो पाकिस्तान की उमरा हैं, जो हमारी एलीट क्लास है, क्योंकि पाकिस्तान में रेवोल्यूशन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता इस वक्त, जिस तरह बगल में सारों ने बात की। तो ये 3-4 नुक्ते हैं, इन पे हमें बहुत सख्त फोकस करने की जरूरत है। ठीक, बिल्कुल ठीक। हसन मुर्तज़ा साहब, एक तो ये कि आप कोई कमेंट करना चाहें जो आमिर दुरानी साहब के की रिकमेंडेशंस हैं। दूसरी बात ये कि पंजाब में चाहे इलेक्शन की अनाउंसमेंट हो या ना हो, एक सियासी माहौल आप समझ रहे हैं कि पैदा हो गया है। मरीम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं वो वर्कर कन्वेंशन कर रही हैं, पीपल्स पार्टी भी यकीनन अपना कोई ना कोई प्रोग्राम लेके आगे चल रही है, या आगे फ्यूचर में हमें नज़र आना शुरू हो जाएंगे। मतलब जो एक गहमा गहमी होती है निगरान हुकूमत के दौर में इलेक्शन के लिए, वो कोई फील नहीं आ रहा उसका। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग सर। देखिए, मैंने पहले भी जो वो शायद मैं समझा नहीं पाया। मेरे कहने का मकसद उस वक्त भी ये नहीं था कि राजा रियाज साहब की हैसियत नहीं है, या वो अपोजिशन नहीं है, या उनके मावरा है कोई हमें फैसले लेने खान साहब से मिलके, वो मेरा हरगिज़ मतलब नहीं था। पार्लियामान के फैसले जो है वो उसी स्ट्रक्चर के साथ ही होते हैं जो वहाँ पे मौजूद होता है, जिसमें अपोजिशन लीडर है और लीडर ऑफ द हाउस है, उन्हीं को वो फैसले करने हैं। मैं तो वैसे एक जमहूरियत जो आज तरीके से लोगों के अंदर जमहूरियत के हवाले से इंतहाई खदशात का इजहार करते हैं लोग, और कोई अच्छा तासुर नहीं है, मैं उसको बेहतर करने के लिए कि हमें चाहिए कि हुकूमत को चाहिए, एक ही चीज पहले नहीं होती रही, हमें चाहिए कि हम सारों को ऑन बोर्ड लें, और कोई ऐसा हमारा कल्चर डेवलप होने की जरूरत है जो कोई गालम गलोच से पाक हो, जो सोसाइटी को ये बावर करा सके कि हम आपके लिए हैं। यहाँ तो अब लोग ये भी कहते हैं कि यार ये हुकूमतें हों या अपोजिशन हो, ये सिर्फ अपने मफादात के लिए और अपनी हुकूमत को मजबूत करने के लिए ये सारा कुछ करते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं करते। मेरा कहने का वो मकसद था। बाकी फैसले पार्लियामान में होने हैं, और जैसे अभी आपने कहा ये इलेक्शन का साल है, हर जमात जो है अगर ये अप्रैल में नहीं होते तो अक्टूबर में हो जाएंगे। बात तो 2-4 महीनों के आगे पीछे की है ना जी। इसमें सारों ने तैयारी भी करनी है, इसमें वर्कर कन्वेंशन भी होने हैं, जलसे भी होने हैं, बल्कि मैं तो समझता हूँ कि ये लेट हो रहे हैं, ये तो शुरू हो जाने चाहिए थे। जी, मैं वही सवाल भी वही था सर मेरा कि वो फील क्यों नहीं आ रहा, वो फील क्यों नहीं आ रहा जो इलेक्शन से कई माह पहले बैनर्स लग जाते हैं, पोस्टर्स लग जाते हैं, जगह जगह पे कॉर्नर मीटिंग्स शुरू हो जाती हैं, वो वाला माहौल क्यों नहीं अभी तक बन पाया? मेरा ख्याल उसमें ये है कि जो मुआशी हालात मुल्क के हैं वही लोगों के भी हैं। लोगों के इश्यूज जो है वो सियासी से ज्यादा अब जाती हैसियत पे लोगों का चूल्हा नहीं चल रहा। वो आदमी उसको झंडा उठा के निकलता था और रात को घर जाता था,
आज वो बेचारा अपनी रोजी कमाए या झंडे उठाए। आप बनी गाला के बाहर देख लें, जो बड़ी वो पॉपुलर जमात अपने आप को समझती थी, आज वहां पे बंदे जो है वो जिलों से बुला बुला के बिठाए जाते हैं कि आज फलां की ड्यूटी है, आज फलां की ड्यूटी है। सियासी हमारा कल्चर था तो हमारा वो तबाह हुआ है दरअसल, और उसको बहाल करने के लिए मेरा उस वक्त भी ये मकसद था कि हम सारों को चाहिए कि इसमें मिलके अपना अपना हिस्सा डालें और इसको बेहतर करें। ये इमेज जो है ये इंतहाई बुरे हालात की तरफ हमें लेके जा रहा है, और जो जिन चीजों की हम बातें सुनते थे और करते थे कि कोई तीसरी कुव्वत आ जाएगी या कोई पार्लिमानी जमहूरियत के अलावा कोई यहाँ पे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो इंट्रोड्यूस होने जा रहा है, तो उन चीजों की तरफ जो है वो लोगों को नहीं देखने चाहिए, और वो हम ही हैं जो उसको रोक सकते हैं। बिल्कुल। सेनेटर साहब, आप क्या समझते हैं कि जो एक तरीक़ाकार हमने आपस में सियासत ने यकीनन तय किया था कि असूली तौर पर एक ही दिन तमाम सूबाई और कौमी असम्बली के इंतखाबात होने चाहिए, ताकि अगर किसी एक जगह पे किसी जमात की हुकूमत अगर आ जाए तो वो असरअंदाज ना हो पाए, होना ऐसे ही चाहिए, चाहे मुआशी वजूहात हों सामने या ना हो? आपकी बात सही है। इससे जो डिसइक्विलिब्रियम को कम करने में इससे बड़ी मदद मिल सकती है, और हम इतनी लग्जरी अफोर्ड नहीं कर सकते कि जगह जगह इलेक्शन कराते फिरें। और चूँकि ये इमरान खान की ख्वाहिश थी एक कमोशन, एक शमोजल पैदा करना और मुल्क को जो है अनप्रडिक्टेबल रखना, कुछ लोग होते हैं ना जो बिल्कुल ही डिस्ट्रक्टिव माइंड के होते हैं, तो उन्होंने ये साबित कर दिया है कि वो तामीरी माइंड नहीं है, वो डिस्ट्रक्टिव माइंड है, वो गालियों का कल्चर है। आप फिर भी उनका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कब इंतजार हो रहा है जी? आएंगे ना आए, नहीं आते ना आएंगे, 100 दफा कह दिया। अब वो टाइम तो जा रहा है, जब इलेक्शन आएगा फिर इलेक्शन हो जाएंगे। बाकी सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं। अभी दुरानी साहब ने फरमाया कुछ जो एक ऑस्टेरिटी कमेटी बनी थी पिछले दिनों, उन्होंने जो ये प्रपोजल दे रहे थे उसमें मोर और लेस वो प्रपोजल्स हैं सारी। मैं समझता हूँ उनके ऊपर सोच समझ के इम्प्लीमेंटेशन करनी चाहिए। वो एक तरह से कट डाउन है, एक तरह से डाउन साइजिंग है टेम्परेरी कुछ चीज़ों की, और जो अखराजात बिला वजह भी हो रहे हैं उनको रोकने के लिए और उनको दूसरी तरफ कंस्ट्रक्टिव काम के लिए डाइवर्ट करने के लिए ये इंशाल्लाह ये हो जाएगा। बाकी आपने सदर साहब की बात की, सदर साहब एक पार्टी है बाकायदा, वो उनके मतहत हैं, हमें ये मानना चाहिए। वो तो एक दबका मारते हैं सदर साहब को तो बेचारे वो परेशान हो जाते हैं। इतने ऑर्डिनेंस जो जारी किए हैं, आपने सही बात की थी कि इस ऑर्डिनेंस जल्दी से ना करने की रेमिफिकेशंस हैं, क्योंकि ये मार्केट फोर्सेस को अफेक्ट करती है चीज़। बहुत सारी चीज़ें लोग जो हैं उसे मुख्तलिफ चीज़ें इंटरप्रेट करेंगे, 2-4 दिन तो लग जाते हैं लॉ पास करने में। लेकिन जो सदर मुमलिकत का मनसब है उसकी गैर जानिबदारी कायम रहनी चाहिए। हमने करना है, हमने अपना सेशन भी रोक लिया है और इंशाल्लाह ये बिल बन जाएगा और बिल पास भी हो जाएगा। वेरी राइट। फाइनली सलमान गनी साहब, क्विकली इस आमिर दुरानी साहब से कमेंट लेने से पहले मैं इससे सियासत से हट के ज़रा मैं बात करना चाहूँगा। एक तो कश्मीर में कल जो हड़ताल का ऐलान कर रखा है 15 फरवरी को मुकम्मल तौर पे कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने, लेकिन उसके साथ BBC एक डॉक्यूमेंट्री एयर करता है नरेंद्र मोदी साहब के हवाले से, कुछ उसमें फैक्ट्स जो है बयान करता है। और आज की खबर है कि BBC के ऑफिस पे जो टैक्स ऑफिस है भारत का, वो वहाँ पे छापा मारते हैं, सेल फोन्स जो है वो कब्जे में ले लेते हैं। सो ये मतलब एज ए जर्नलिस्ट क्या समझते हैं? मैं तो यही बताया जाता है जी बड़ी आज़ादी है वहाँ पे, वो हर तरह की बात की जा सकती है, हुकूमत को बड़े आड़े हाथों लेते हैं और बड़े जोश में हम देखते हैं वहाँ के एंकर बैठे बात कर रहे होते हैं। लेकिन ये जो स्टेप है इसको आप कैसे देख रहे हैं भारत के उस बयानात या जो उसका एक चेहरा है उसके तनाजुर में? देखें शहजाद, जहाँ तक कि कश्मीर की सूरत हाल है कि भारत ने 5 अगस्त 2019 को उसका स्पेशल स्टेटस ख़त्म करके ये समझा था कि वहाँ उसका तसल्लुत कायम हो जाएगा। आप ज़रा सारी रिपोर्ट्स उठा के देख लें, कश्मीर का सबसे बड़ा सच ये है कि कश्मीरी वहाँ पर भारत और भारतीय फ़ौज का तसल्लुत कबूल करने के लिए तैयार नहीं। और कश्मीर का सबसे बड़ा झूठ ये है कि जब नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि कश्मीर हमारा अटूट अंग है, तो ख़ुद एक इंडियन फ़ौज के साबिक़ सरबराह का इंटरव्यू मौजूद है कि कश्मीर का जब तक कि सियासी हल नहीं निकालेंगे हमारे पाँव वहाँ पर नहीं लग पाएंगे।
और शहजाद, जब हम ये कहते हैं कि दुनिया ह्यूमन राइट्स के हवाले से बड़ी टची है, तो इस तरह दुनिया को अपनी आंखें खोलनी चाहिए। वेरी राइट। सबसे ज्यादा दुनिया के अंदर जो ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जियां हैं वो मकबूजा कश्मीर के अंदर हो रही हैं। कोई एक दिन ऐसा नहीं जाता जहां पर नौजवानों की ताबीर ना होती हो, कोई एक दिन नहीं जाता जब वहां पर आजादी कश्मीर के नारे ना लगते हो, लेकिन 10 लाख फौज वहां पर रखकर वो ये समझते हैं कि ताकत और कुव्वत के जरिए कश्मीरियों की आवाज को दबा पाएंगे। ऐसे मुमकिन नहीं होगा। और कश्मीर का इशू क्या है? देखिए शहजाद, कश्मीर का इशू कोई हुकूमत का इशू नहीं है। चलें, वो कोई जमीन नहीं मांगते। राइट। वो जो तकसीम हिंद का नामुकम्मल एजेंडा है, वो अपने मुस्तकबिल का हक मांगते हैं। और दुनिया के अंदर दुनिया का दोहरा किरदार देखें कि मशरकी तैमूर में, सूडान में, इरिट्रिया में, जहां पर मगरबी ताकतों के अपने इंटरेस्ट होते हैं, वहां पर मुझे एक क्विक कमेंट लेना है आमिर दुरानी साहब से। बीबीसी पे ऑफिस पे जो रेड हुआ उस पर क्विक कमेंट एक चाहूंगा कि एक तरफ भारत में आज़ादी ये जो है ना, ये तकरीबन ऑलमोस्ट फासिज्म की जो 21वीं सदी की कोई तहरीक हो तो उसका सरबराह जो है इस वक्त हम नरेंद्र मोदी को कह सकते हैं। और ये ख़तरनाक बात, ये जो रेड है ना, ये इसलिए भी हमारे लिए है कि इस रेड से ये सिग्नल हो रहा है कि मोदी डेस्परेट है, इलेक्शंस होने हैं इस साल। अब उसमें 3 ही चीज़ें हैं। अमेरिका मोदी को प्रेशर कर रहा है कि चीन के साथ कोई मुदाखलत के में उसकी मदद करे। मोदी का उस करने का कोई मूड नहीं नज़र आता। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये कि ये रेड करने से पहली बात तो ये है कि ये हम ये ना समझें कि बीबीसी या यूके गवर्नमेंट उनसे ताल्लुकात तोड़ लेगी। इंडिया एक फोर्स है, लेट्स स्टार्ट रेकनिंग विद दैट। लेकिन इसका जो प्रॉब्लम नज़र आ रही है कि ये कदम लेना उनकी इंतहा पसंदों की एक तरह से खुद मुख्तारी की अलामत है, जो हमें पिछले 2 सालों से बयां हो रहा है। क्विक कमेंट इस पर अगर करना चाहें। देखें जी, वो तो एक डेस्परेट ऑर्गेनाइजेशन है, वो ज़ाते खुद उन्होंने तो हर तरह का ये काम करना है। और जो इज्तिमाई ज़मीर है इंसानों का और बड़े मुल्कों का, वो बाकी इंसानों की तरह सो चुका है। उन्हें कोई ख्याल नहीं है कि वो क्या क्या जुल्म कर रहा है, उनका हाथ नहीं वो रोक रहे। बिल्कुल, इसलिए सारे भुगतेंगे फिर। बहुत शुक्रिया सेनेटर राना मकबूल साहब, आमिर दुरानी साहब, सलमान गनी साहब, हसन मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन, गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।